नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका टॉक विद अजय के आज के बहुत ही खास एपिसोड में। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। और आज का जो एपिसोड है वो मेरे इस पूरे चैनल में जितने अभी तक प्रोग्राम हुए हैं उनसे बिल्कुल हटकर है। आज के दिन हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान जुड़ने वाले हैं जिन्होंने आईपीएस आईजी की रैंक पर रहकर मध्य प्रदेश और देश भर में अपना काम किया। साथ ही भारतीय सेना में रहकर 1971 के इंडो पाक युद्ध में भी अपना अमूल्य सहयोग दिया। कई जिलों में एसपी रहे हैं। आईजी की रैंक भोपाल में जब वो थे वहाँ से वो रिटायर्ड हुए हैं। और साथ ही लंदन जर्मनी में भी उन्होंने भारत को जाकर भारत का काम और भारत के लिए प्रतिनिधित्व किया है। एक पूर्व सैनिक, एक पूर्व आईपीएस और एक पूर्व बहुत ही जिम्मेदार हमारे देश के नागरिक आदरणीय वीके अग्निहोत्री जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं। और मुझे बड़ा गर्व है कि आज के जो सेशन आप सुनने वाले हैं आपको उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाला है। चलिए मैं इनवाइट करता हूं आदरणीय वीके अग्निहोत्री जी को। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आज मुझे लगता है विजय दिवस है और उस स्पेशल कार्यक्रम में आप हमारे बीच में पधारे हैं, उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूं। आपका समय आपने मुझे दिया। सर एक प्रश्न मेरा था सबसे पहले, क्योंकि जब भी हम पुलिस विभाग की बात करते हैं जी तो आप पुलिस विभाग में इतने बड़े उच्च पद पर रहे हैं और आप एक रिटायर्ड आईपीएस भी रहे हैं। जी तो आईपीएस बनने की आपकी कहानी कैसी थी, यानी कितनी तैयारी आपकी रही थी और कितनी मेहनत के साथ आपने ये कार्य किया था? इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली में, परिवार में भी मेरे चाचा आर के अग्निहोत्री आईपीएस थे जी और वो मुझसे करीब 10 साल सीनियर थे उम्र में भी। तो वो एक तो हमारे लिए एक आइडियल थे और उनके रहते हुए बहुत सारी चीज़ें अपने आप पुलिस से संबंधित मुझे मालूम होती रही हैं। जी और जब मैंने एमएससी अपना जबलपुर यूनिवर्सिटी से किया तो उसके बाद इमीडिएटली जैसा होता है, जो भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन है, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सर्विस का ध्यान रखते हैं कि जी किस सर्विस में जाना है। तो जैसा मैंने बताया कि मैं शुरू से, चूँकि मेरे चाचा आर के अग्निहोत्री 53 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, जी तो वो मेरे एक तरह से रोल मॉडल थे और इसलिए मैंने भी उसी दृष्टि से अपनी तैयारी की एंड लकीली मध्य प्रदेश पुलिस सर्विस कमीशन के थ्रू मैं पुलिस सर्विस में सिलेक्ट हुआ और अपने बैच में मैं टॉपर था, नंबर 1 था। जी। सर एक कहानी जब मैं आपके बारे में सुन रहा था, जो आपके बारे में बता रहे थे, तो एक कहानी थी कि जब आपकी पहली पोस्टिंग थी, वो मध्य प्रदेश के भिंड इलाके में थी। जी हाँ। और जैसे ही आपकी पोस्टिंग हुई और पोस्टिंग होते ही एक ऐसा कुछ काम आपने बहादुरी वाला किया था, वो काम ऐसे मुझे तो पता है लेकिन हम चाहेंगे आपके द्वारा, और उसके बाद आपको पुलिस का सबसे जो बड़ा पुरस्कार या कुछ मेडल होता है, वो आपको प्राप्त हुआ था। तो वो थोड़ी-सी कहानी हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये जैसे ही मैं पुलिस सर्विस में आया, तो ट्रेनिंग के लिए माउंट आबू में आईपीएस ट्रेनिंग हुआ करती थी, जी, तो मैं वहाँ पहले तो भेजा गया। 1 साल की पुलिस ट्रेनिंग के बाद वापस मैं स्टेट में आया और उस वक़्त मिस्टर के.एफ. रुस्तम जी, जो अपने वक़्त में हिंदुस्तान के सबसे जाने-माने पुलिस अधिकारी थे, जी, वो आईजी पुलिस थे और वो यंग ऑफ़िसर्स के लिए हमेशा ये कोशिश करते थे कि उनको सबसे ज़्यादा आगे रखा जाए, उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उनकी पोस्टिंग की जाए। जी, और वो एक और जो चीज़ बाद में हमको समझ में आई कि वो हमारे करियर को फॉलो करते थे जब से हम माउंट आबू में आईपीएस ट्रेनिंग में गए हैं। मतलब 1 साल की ट्रेनिंग में जब मैं आया और उनसे जाके उनके ऑफ़िस में भोपाल में मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो हमारे पुलिस चीफ़ हैं, जी, ये मेरे बारे में, माउंट आबू में ट्रेनिंग के बारे में सब जानते थे। उनको मालूम था कि मैं आउटडोर में बहुत सबसे आगे था। जी। मैं फ़िज़िकल ट्रेनिंग में वहाँ जो बेस्ट ट्रेनिंग की जयपुर कप कहलाता है, वो कप मुझे मिला। वाह! उसके साथ-साथ घुड़सवारी में भी मैं बहुत आगे था सब लोगों से और सिर्फ़ एक दुर्भाग्य ये था कि जिस वक़्त फाइनल एग्ज़ामिनेशन हुए, उस एग्ज़ामिनेशन में हमारे साथ जो हॉर्स था, वो पूरी तरह से शायद थोड़ा-सा वो परेशान था, सब आस-पास बहुत लोग हुआ करते थे। फिर भी मैंने घुड़सवारी में भी अच्छे नंबर प्राप्त किए। ड्रिल में जब पासिंग आउट हुई, तो ड्रिल में पूरे पासिंग आउट परेड में वहाँ का जो ट्रेडिशन होता है माउंट आबू का, जी, कि जो बेस्ट कैडेट कहलाता है, वो एक यूपी के थे चौधरी साहब, वो एक्स आर्मी वगैरह थे। वो बेस्ट ट्रेनिंग की हैसियत से परेड कमांड उन्हें की और सेकंड इन कमांड का मुझे रोल दिया गया। जी, तो सेकंड इन कमांड में क्या होता है कि जितने करीब 50 से 51 जो पुलिस ऑफिसर्स थे, आईपीएस ऑफिसर्स थे, उनके सामने मैं खड़ा किया जाता था और जो उस वक़्त के जो बेस्ट ट्रेनी कहलाते थे, वो घोड़े पर कमांड करते थे। तो घोड़े में आगे वो परेड में रहते थे, उनके पीछे मैं रहता था ज़मीन पर और मेरे पीछे पूरा एस्कॉर्ट होता था। और वो उस वक़्त
पासिंग आउट परेड में लाल बहादुर शास्त्री जी, जी। जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, अच्छा, गृह मंत्री जी। वो हमारे चीफ गेस्ट थे। दूसरा जो मुझे एक और प्रिविलेज हुआ कि मैं जब वहाँ पे एक और संस्था है जो कहलाती है पुलिस ऑफिसर्स मेस। जी। पुलिस ऑफिसर्स मेस भी एक संस्था ऐसी है जहाँ के हर एक ट्रेनिंग को एटिकेट्स, ख़ासतौर से डिनर में किस तरह से बिहेव करना, किसी जगह आप इनवाइट किए जाते हैं फ़ौज में या कहीं, तो वहाँ के ट्रेडिशंस क्या होते हैं, वही ट्रेडिशंस हमको वहाँ दिए जाते थे। तो उस वक्त हर महीने में एक आईपीएस ऑफिसर जो ट्रेनिंग होता था वो सिलेक्ट होता था एज इंचार्ज ऑफ द पुलिस मेस। पुलिस में जी। तो मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य था कि पासिंग आउट मंथ जो है सबसे आखिरी का मंथ, उसमें जो वीवीआईपी इसमें गृह मंत्री आए थे, तो वो मेरे लिए एक बड़ा प्रिविलेज का अवसर था। क्या होता था कि जैसे डाइनिंग टेबल पे सब सामने बैठे हुए हैं दोनों तरफ, जी, जी। उस एंड पे गृह मंत्री जी बैठते थे और मेस सेक्रेटरी की हैसियत से इस एंड पे मैं बैठता था, मेस सेक्रेटरी। वो एक बड़ा भारी प्रिविलेज हुआ करता था क्योंकि उस ज़माने में अंग्रेज़ों का ट्रेडिशन चलता था और उस ट्रेडिशन में टोस्ट, मतलब एक तरह से उनकी इज़्ज़त की जाती थी, तो वो टोस्ट प्रपोज़ किया जाता था। तो वो टोस्ट प्रपोज़ करना मेरी जवाबदारी थी और उसके लिए सब लोग खड़े हो जाते थे और फिर टोस्ट जनरली राष्ट्रपति के नाम से हुआ करता जी, था। जी। तो टोस्ट प्रपोज़ किया गया, सब लोग खड़े हुए, गृह मंत्री जी बैठे हुए थे, तो वो टोस्ट प्रपोज़ करने का पूरा जो सौभाग्य जो था वो भी मुझको मिला। तो ये सारी चीज़ें मेरी ट्रेनिंग के दौरान में एक अलग छवि मेरी बन गई थी। जी। और रुस्तम जी साहब जब हम लोग वापस अपने स्टेट में पोस्टिंग में गए, तो उस वक्त शायद 75 या 70 ट्रेनीज़ थे, उसमें से 14 ट्रेनीज़ आईपीएस ऑफिसर्स, हमारी पोस्टिंग मध्य प्रदेश में हुई। और पहला काम यही था कि हम लोग जा कर के उस वक्त डीजी रैंक नहीं कहलाता था, आईजी आईजी, कहलाते थे जी। राज्य के। तो रुस्तम जी साहब के पास जा कर के सबको मिलना था, तो एक के बाद एक रुस्तम जी साहब से लोग मिलते गए। सबसे पहले मुझे बुलाया गया, तो मुझे ऐसा लगा उनसे बात करके कि उनको मेरा पूरा चिट्ठा ट्रेनिंग का मालूम था, जी। क्योंकि वो उनके ब्रीफिंग होती रहती थी और वो मुझसे इस बात से बहुत खुश थे कि मैंने 1 साल की जो ट्रेनिंग में जो भी अचीव किया, वो अचीव करने का उन्होंने कहा कि ये उनके लिए भी एक बहुत खुशी की बात है। और इसलिए उन्होंने ये शुरू से एक उनके मन में बात थी कि जो बेस्ट ऑलराउंड ट्रेनीज आते हैं, जी। उनको शुरू से ही सबसे कठिन पोस्टिंग दी जानी दी चाहिए। जाती है। तो उस सिलसिले में जब मेरी पोस्टिंग ऑर्डर हुई, तो मुझे सबसे पहले पोस्ट किया गया एज सिटी एसपी इंदौर। जी। मैं शायद 21 या 22 साल का था उस वक्त, सीएसपी इंदौर। और उस ज़माने में केवल एक सीएसपी होता था, अब तो बाद में कुछ क्षेत्र बढ़ गया था, 4-4 5-5 सीएसपी हुआ करते थे। जी। जब मैं डीआईजी होकर इंदौर आया तब मेरे वक्त में शायद 4 या 5 सीएसपी होते थे। जी। बट मेरे वक्त में जब मैं सर्विस में आया, तो मैं पूरे इंदौर शहर का, और इंदौर शहर बहुत बड़ा था तब भी, जी। मैं इकलौता सीएसपी था। तो ये एक सौभाग्य से मेरा सर्विस करियर शुरू हुआ। और 1 साल की पोस्टिंग के तुरंत बाद रुस्तम जी साहब ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप भिंड जाएं, क्योंकि भिंड में डकैतों की जो एक बड़ी भारी समस्या है, उस समस्या में उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि नवयुवक ऑफिसर जाने चाहिए जो इस एंटी डिकॉइटी ऑपरेशंस को ज़्यादा हिम्मत के साथ हिम्मत डील से कर करें। सकते हैं। अब मैं थोड़ा-सा उसमें हेजिटेट कर रहा था। मैंने बड़े डरते-डरते रुस्तम जी साहब जी। से ये कहा कि सर मेरा विवाह 1 साल भर पहले ही हुआ है हाँ। और मेरे साथ मेरी पत्नी, वो भी इंदौर की ही थी। तो मुझे वहाँ जब जाऊँगा मैं बॉर्डर पे, तो शायद पत्नी को साथ नहीं रखने की इजाज़त मिलेगी। तो उन्होंने कहा उसकी आप चिंता मत करो, वो मेरी जवाबदारी है। आपका परिवार, आपकी पत्नी को मैं ऐसी जगह पे रखूँगा जहाँ वो सेफ़ली रहेंगी, उनकी रहेंगे सही। देखभाल होगी। तो इस सब सिलसिले में टेकनपुर एक बीएसएफ एकेडमी का ट्रेनिंग सेंटर है ग्वालियर के पास। तो मेरी पहले रेगुलर पोस्टिंग सीएसपी इंदौर के बाद पहले टेकनपुर में हुई। और टेकनपुर में बड़ा बेटा विवेक और ये छोटे बेटे विक्रम, जिनसे भी आपकी बात, जी। ये दोनों की पैदाइश वहीं की है। बल्कि वहाँ जो एकेडमी के कमांडेंट हुआ करते थे ब्रिगेडियर बीसी पांडे, जी। वो आर्मी के असम रेजिमेंट के सबसे सीनियर ऑफिसर थे। और हम जितने यंगस्टर्स गए थे, उन यंगस्टर्स के में सबसे पहला बेटा मेरा था, बड़ा वाला बेटा। और उसके बाद 1 साल सवा साल के बाद ये पैदा हुए। तो वहाँ वो हमेशा मजाक में बड़े बेटे को कहते थे टेक बहादुर, टेकनपुर को टेक जी। लेके टेक बहादुर 1, और छोटे बेटे को कहते थे टेक बहादुर 2। जी। खैर ये एक एनेक्डोट किस्सा बता रहा हूँ। जी।
और उसके बाद ही ये बांग्लादेश का ऑपरेशन शुरू हुए। तो बांग्लादेश ऑपरेशन शुरू हुए, उसकी कहानी ये है कि मतलब जो बाद में हमको पता लगी, जी श्रीमती इंदिरा गांधी जो बहुत ही पावरफुल प्रधानमंत्री थी, उनको ये अवसर मिला कि बांग्लादेश को इस वक्त पाकिस्तान से स्वतंत्र कराना बहुत ज़रूरी है। जी और उस स्वतंत्र कराने के लिए कहाँ से मदद ली जाए, ये उन्होंने पहले से तय कर लिया। उन्होंने कहा कि फ़ौज वालों को पहले बुलाया। जनरल मानेकशॉ उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कि भाई आपको हम चाहते हैं कि आप बांग्लादेश के लिबरेशन के सिलसिले में जाएं और पूरी मदद करें बांग्लादेश के फ़ौज को, जो कि खुद चाह रही है कि वो स्वतंत्र हो जाएं। तो मानेक शाह साहब का ये कहना था कि मैडम, ये एक मसला ऐसा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर काफ़ी कुछ विवाद हो सकता है, जी और इसलिए फ़ौज को एकदम से लिबरेशन में डालना उचित नहीं होगा। अब जब जनरल मानेक शॉ का, यानी ये सारी चीज़ें बाद में हमको मालूम हुई कि जब मानेक शाह साहब ने मिसेस गांधी को ये कहा कि फ़ौज को हम डायरेक्टली लिबरेशन वॉर में नहीं डाल सकते हैं, तो मिसेस गांधी इतनी उस वक्त खुद भी स्ट्रांग थी कि वो ना नहीं सुनती थी किसी की जी भी। तो उन्होंने कहा अच्छा आप नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। रुस्तम जी साहब जो डीजी थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, उनको बुलाया और उनको कहा गया कि देखिए, मुजीबुर रहमान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि वो पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं और वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो मिसेस गांधी ने रुस्तम जी साहब से कहा कि मैं चाहती हूँ कि इस उद्देश्य से आप इस पूरी व्यवस्था को संभालें और आप जाएं वहाँ बांग्लादेश में। और सो कॉल्ड मुक्ति वाहिनी, जो आप लोग हाँ हाँ सुनते रहे होंगे, मुक्ति वाहिनी एक तरह से उनके देश में जो भी थोड़ी बहुत बगावत फौज वाले तो कर ही रहे थे, लेकिन वो हाँ पर्याप्त नहीं था। तो बीएसएफ के लोगों को मुक्ति वाहिनी के तौर पर कहा गया। तो सबसे पहले हमारी बटालियन यहाँ थे हम लोग, टेकनपुर से हमको एक स्पेशल एयरक्राफ्ट लेके आए और हमें अगरतला में हमें उतारा गया, त्रिपुरा जी त्रिपुरा। और वहाँ से जो बॉर्डर लगती थी, उस बॉर्डर से हमारे लोगों से कहा कि आपका पहला काम यह है कि जितने भी रास्ते जिस पे पुल बने हुए हैं या कोई सड़कें हैं, कोई भी फौज ना उनकी बाहर आ सके और ना कोई अंदर जा सके। तो आपका काम यह है कि आप उन पुलों को तोड़ते जाइए और वो जो व्यवस्था है उसको नाकाम करिए। जी तो ये सो कॉल्ड मुक्ति वाहिनी जो थी, वो हमारे बीएसएफ के लोग, हम लोग जितने ट्रेनिंग सेंटर से गए उस वहाँ पे, और उसका एक हिस्सा पूर्वी यानी अगरतला में था, एक हिस्सा उत्तर बांग्लादेश में था। इस तरह मिला के बीएसएफ की तरफ से जब पहल हुई, तो वो पहल इतनी सफल हुई कि पूरी उनकी फ़ौज जो है ढाका में ही सिमट कर रही सिमट के रह गई। जी और जनरल न्याजी का नाम आपने सुना ही होगा। जी जनरल न्याजी ने खुद सरेंडर किया, और वो सरेंडर कहते हैं कि करीब 96,000 पाकिस्तानी आर्मी का जो सरेंडर था, वो दुनिया का रिकॉर्ड है कि इतने ज़्यादा फौजी एक साथ आर्मी एक सरेंडर साथ करना सरेंडर नहीं हुए। और वो हमारे उस वक्त फिर फ़ौज फिर आ गई, उसके बाद फ़ौज आ गई तो जो ईस्टर्न कमांड के जनरल, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो उन्होंने जा कर के वहाँ सरेंडर एक्सेप्ट किया ढाका में। जनरल न्याजी को से उनने वो जो तौर तरीका होता है सरेंडर का आर्मी का, उस तौर तरीके में उनसे हथियार लिए। उनके आदमियों को सबको करीब करीब मेरा ख्याल है कि 1,000 से 1,500 आदमी थे। उनको कहा कि ये अब आप हमारे नियंत्रण में, हम जहाँ जाएंगे आपको वहाँ जाना होगा। अब उसके साथ साथ जो उनके ऑफिसर्स कुछ बांग्लादेश आर्मी में थे पाकिस्तान के, जी उनमें से कुछ लोग अपने आप भाग करके उन्होंने जैसे अगरतला में शरण शरण ली। ले ली हाँ तो उनमें से बाद में एक चीफ बने जो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर शायद उनका नाम उस्मानी था, वो आर्मी चीफ बने। फिर दो और उसमें मेजर रैंक के अफसर थे जो बाद में जा कर के उनमें से एक राष्ट्रपति भी बने, एक चीफ बने। तो खैर ये एक मोटे तौर से बता रहा हूँ। जी और सारा कुछ आई थिंक बांग्लादेश का जो सरेंडर है 10 या 15 दिन में ख़त्म हो गया। जी और मुजीबुर रहमान ने अपने आप को स्वतंत्र बांग्लादेश का की घोषणा कर दी, जिसकी कि सबसे पहले भारत ने तायद की। उन्होंने जी कहा हाँ, ये हम इनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। जी अब धीरे धीरे फिर और देशों ने भी शुरू किया। और जब ये शुरू हो गया और जब बांग्लादेश के ही लोगों ने कमान संभाली आर्मी की वहाँ की, जी जी और ये जनरल न्याजी के साथ जो 90,000 लोग सरेंडर हुए थे, वो सब लाए गए पहले कलकत्ता, और उसके बाद उनको जगह जगह कैंप बनाए गए थे। जैसे छिंदवाड़ा में एक कैंप था, कहीं पचमढ़ी में था, कहीं और था। उन कैंप में उनको ला के रखा। तो ये इतिहास
चूँकि मैं उस वक़्त था, वरना शायद मैं फ़ौज में ना होता, जी। बीएसएफ में ना होता, तो मैं जैसे इतना आपको नहीं बता बात पाते हैं, उतना जी। नहीं बता पाते। लेकिन सर ये भी एक पुरानी बातें होती हैं जो मुझे लगता है अनकही बातें होती हैं और हम जो देखते हैं, हम जो पढ़ते हैं, किताबों में लिखी बातें पढ़ लेते हैं जी, और आपने इसको एक्सपीरियंस किया है पूरे समय को, इसको बिल्कुल। देखा है। मैंने सुना है भिंड में कोई डाकू आपने मारा था, नहीं, जिसके वो लिए मैं बताऊँगा। जी, वो एक फ़ेज़ अलग था। जी, क्या हुआ जब ये बांग्लादेश ऑपरेशन सफल हो गया, उसके बाद रुस्तम जी साहब ने कहा कि अब आपकी वहाँ ज़रूरत नहीं है। जी, तो उन्होंने कहा कि अब आपकी ज़रूरत वहाँ नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में, भिंड मुरैना में जो डकैतों की एक समस्या है, जी, उस समस्या में पुलिस को मदद करें आप। तो मेरी पोस्टिंग बांग्लादेश जैसे ही इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन हुआ, मुजीबुर रहमान साहब को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, उसके बाद हम जितने भी ऐसे वाले थे वहाँ से विड्रॉ हो गए। जी, तो मुझे रुस्तम जी साहब ने कहा कि तुमको मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से अब सीधे जाओ भिंड, और उस क्षेत्र में जो डकैतों की समस्या है उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि वो लोग उस इलाके में मान सिंह एक उस ज़माने में जी, सबसे ज़्यादा जो खूंखार कहा जाए, वो अपने आप को लोग, उनको बड़ा, कुछ लोग ये भी मानते थे कि वो आम जो लोग हैं उनकी बड़ी मदद करते थे, किसी की शादी है तो पैसे दे दिए, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा जी, खैर। तो मान सिंह जी थे, मोहर सिंह थे, एक माधव सिंह थे, और एक गैंग था छक्की मिर्ज़ा। उस गैंग के बारे में ये कहा जाता था कि वो गैंग केवल सरकारी कर्मचारियों को टारगेट करते हैं। जी, तो उसमें जब मैं पोस्टिंग में वहाँ गया, उस बीच में एक रेल, उसमें वहाँ एक छोटी रेल भी चलती थी, जी, छोटी लाइन की। जी, 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 तो सबसे पहले जब मैं गया तो उनको मुझे बताया गया कि साहब, रेलवे का जो गार्ड और जो अफ़सर आते हैं उनमें से एक को छक्की मिर्ज़ा के गैंग ने उनका मर्डर कर मर्डर दिया। कर दिया, जी, उसकी वजह से पूरे क्षेत्र में एकदम सनसनी थी। तो मैंने सारी सब वहाँ की जानकारी ली। भिंड मेरा हेडक्वार्टर था। मेरे उस वक़्त एसपी हुआ करते थे मिस्टर नटराजन, जो बाद में डीजी बने। जी, तो वो भी बहुत यंग थे, मुझसे शायद 2-3-4 साल ही बड़े थे। तो वो भी बहुत चुस्त आदमी थे, और ज़रा-सा भी कहीं मौका लगता था तो वो फ़ौज, जो पुलिस और फ़ोर्स है उसको साथ लेके खुद भी चले आते थे, वरना हम लोग तो जाते ही थे। जी, अब इस बीच में एक और ऐसा हादसा हुआ कि एक वो कोसड़ एरिया है जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी, उस क्षेत्र में एक उसके थानेदार साहब थे। वो पता नहीं क्यों थोड़ा-सा वो थोड़ा ध्यान नहीं रखते थे, तो वो पेशी में आए भिंड में, सरकारी पेशी में जाना पड़ता जी, था, और वो साइकिल से ही वापस आते थे। भिंड से वापस आए कोसड़ नाम की जगह जहाँ उनका थाना था, तो वो साइकिल रखवा लाए, बस में रख के आए, और बस ने जहाँ उनको उतारा वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर उनको थाने पे जाना था। तो जब वो साइकिल से चले, तो वो ये जो छक्की मिर्ज़ा का गैंग है, जी, इसने वो थानेदार साहब को पकड़ा और उनका मर्डर किया। जी, तो एक रेलवे वाले का मर्डर हुआ, फिर एक ये थानेदार हमारे पुलिस वाले का मर्डर हुआ, और एक आध और इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई। तो रुस्तम जी साहब की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से ये था कि भाई छक्की मिर्धा गैंग गैंग को तुरंत ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी अफ़सरों को टारगेट करता है। जी, एक वो होता था वहाँ पे सिस्टम कि किसी के भी बड़े घर में से एक व्यक्ति को अपहरण कर लिया, जी, और अपहरण करने के बाद वो कहते थे कि हमको इतने लाख पैसा दो, फिर हम छोड़ेंगे। तो कई लोग, बच्चे को छुड़ाना हो तो पैसे दे के, और तो वो माधव सिंह, मोहर सिंह, ये गैंग का यही धंधा था कि वो किसी भी एक अच्छे परिवार के व्यक्ति को पहले अपने कब्जे में ले लेते थे, फिर उनको खबर भेजते थे कि आप इतने लाख रुपए दिए तो हम आपका बच्चा छोड़ेंगे। लेकिन ये केस में, छक्की मिर्ज़ा के केस में, जब ये थानेदार का भी मर्डर हो गया, जी, तो ये मामला बहुत पेचीदा हो गया था। जी, गरमाया। तो अब एक वहाँ हम लोगों की एक व्यवस्था रहती थी कि आपको हर क्षेत्र से 1 आध 2 सूत्र अपने बनाने पड़ते थे, जी, कि जो आपको खबर दें, जी, खबरी। क्योंकि कई बार होता था कि पुलिस वालों के पास खबर आते-आते देर हो जाती देर थी। जाती थी। जी, तो लकीली मैं भिंड हेडक्वार्टर में ही था, एसपी साहब भी वहीं थे, नटराजन साहब, और एक और हमारे अधिकारी थे जो रिटायर हो गए अब, माधव सिंह जी, वो भी थे। तो एक शाम को करीब 4 बजे हमारा एक जो इन्फॉर्मर है, जो मेरा ख़ास इन्फॉर्मर था, वो आया पुलिस हेडक्वार्टर में, और उसने आके कहा कि सर, यहाँ से जो 2 किलोमीटर दूर गाँव है, जी, उस गाँव में एक तालाब सा है, उसका बाँध है। बाँध के इस तरफ अपन है, बाँध के उस पार गाँव है। अब आपको, वो जो खबरी आया उसने कहा ये करना पड़ेगा कि उस गाँव को पीछे की तरफ से भी घेरा जाए ताकि उस तरफ ना भागें, जी, सामने आप लोगों को घेरना होगा। तो वो प्लानिंग हमने अपने एसपी साहब, नटराजन साहब के साथ की,
और हमारी पुलिस फ़ोर्स जो पुलिस लाइन में रहती थी, करीब-करीब 200-250 आदमियों को हम लोगों ने जल्दी-जल्दी तैयार करवाया और हम आगे बढ़े। तो जैसे ही हमारा थोड़ा-सा सरप्राइज़ एलिमेंट था कि वो खबर इन लोगों को नहीं लग पाई डकैतों को, और वो गाँव में ही रुके हुए थे और इतनी देर में हमारे आदमी जो गाँव के पीछे से थे, उन्होंने गाँव के पीछे को घेर लिया। अब जब गाँव के पीछे को घेर लिया तो डकैतों ने सोचा कि सामने की तरफ हम भाग सकते हैं। एक तालाब भी था और एक और खुला रास्ता था। तो उधर पीछे तो वो फ़ौज लग गई हमारी। इधर सामने जैसे ही मौका हम लोगों को लगा तो एक बंद गाँव का तालाब था और उसकी मेड़ थी ऐसी करीब 50-60 मीटर में, तो उसके पीछे हम लोग आके छिप गए। जी। अब सामने से हम देखते हैं थोड़ी देर में कि करीब 7-8 लोग, और वो ठंड का मौसम था तो कंबल ओढ़े हुए हैं, और कंबल में से ऐसा दिख रहा था कि बंदूक लटकी हुई है। बंदूक। तो कई बार क्या होता था कि गाँव में भी जो अपने को मदद करते थे पुलिस में, उनको अलग से लाइसेंस मिल जाता था, और वो लाइसेंस मिलने से क्या होता था कि वो हमारे खबरी हो जाते थे। तो पहला इम्प्रेशन जैसे ये 8-10 लोग ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ के और हमसे करीब 100 मीटर दूर गाँव में से भागे हमारी तरफ। जी। तो पहले लगा कि ये गाँव वाले हो सकते हैं भाई, इन पे गोली एकदम से ना मारे। हमने अपने साथियों को कहा कि भाई देखना, गाँव वालों को ना मार दें अपन। सही बात है। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, उन्होंने कहा भाई देखो पुलिस लगी है, और अगर आप लोग गाँव के हो तो आप लोग वहीं बैठ जाओ। तो जैसे ये ज़ोर-ज़ोर से आवाज़, अच्छा, और 100 मीटर की दौड़ में आवाज़ उधर तक जा रही थी, इधर से हम लोग चिल्ला रहे थे। जी। तो देखा कि जो 2-3 बार ये आवाज़ लगाई गई, तो थोड़ी देर में ये जो 5-7 लोग थे, इनने कंबल फेंके और इनने बंदूक तानी। अरे! जब इनने बंदूक तानी और गोलियाँ शुरू हुई, तो हम लोगों ने अपने बंद के पीछे जगह ली, करीब 10-12 लोग, और उन्होंने फायर किया। तो पता लगा कि ये तो वही है डकैत जिनको हम लोग घेर रहे हैं, और ये हम पे गोली मार के भागना चाहते हैं। जी। तो खैर लकीली हम और हमारे साथ बिल्कुल चुनिंदा सिपाही हवलदार थे, और हम लोगों ने लेट गए और बाँध की वो मिल गई हमको एक कवर, और उसके बाद उनको आवाज़ दी कि भाई देखो बंदूक फेंक दो, अगर नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। उसके बाद भी उन्होंने गोलियाँ चलाना शुरू की, तो हमारी तरफ से गोली चली हैं, तो करीब 7 लोग थे, तो सातों को मार गिराया। मतलब हम गिरते हुए देख रहे थे, जी। क्योंकि वो डिस्टेंस मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम यहाँ को बहुत ज़्यादा पुलिस वाले नहीं हैं, हम निकल जाएँगे तो यहाँ से खुल के भाग भाग जाएँगे। जी। तो वो पाँचों के पाँच, 5 थे वो, पाँचों के 5 जो हैं उनको हमारे लोगों ने निशाना बनाया और उनको वहीं लाश उनकी गिरी। फिर हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ कर के देखा तो कुछ ज़िंदा भी थे, कुछ थोड़े हाँफ रहे थे, उनको उठा के जल्दी से अस्पताल भिजवाया गया। उनके जितने हथियार थे वो अपने कब्ज़े में लिए गए, और फिर इसकी खबर रुस्तम जी साहब को भोपाल में दी गई, और इस तरह से ये जो गैंग था छक्की मिर्धा, इसके मारे जाने का जो पूरी जानकारी आ गई, तो पुलिस हेडक्वार्टर में 3 लोगों को गैलेंट्री मेडल के लिए रिकमेंड किया गया जी। राज्य। तो उसमें मिस्टर नटराजन जो एसपी थे, वो, मैं, और एक वो रिटायर्ड डीएसपी, बाद में डीएसपी थे, रिटायर हो गए। जी। हम तीनों के नाम भेजे गए कि साहब इन लोगों की वजह से ये गैंग मारा गया है, अन्यथा इतना, और इन्होंने जितनी बहादुरी की है इसमें इनने अपनी जान जोखिम में डाली। वो जी। बात सही भी थी कि अगर हम लोग खड़े रहते या बैठ जाते और उधर से गोलियाँ, उनकी 5-7 लोग जो थे, तो हो सकता था हमारे ऊपर भी खतरा था। बिल्कुल। तो वो अवसर ऐसा हुआ कि मेरी अवस्था शायद 30 वर्ष की थी कि मुझे पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, जो आपने शायद देखा होगा, जी, जी, जी। वो अवार्ड के लिए रसीमी साहब ने नाम रिकमेंड किया, और फिर राष्ट्रपति की तरफ से वो गैलेंट्री मेडल मुझे भी मिल गया, नटराजन साहब को भी मिला, और वो माधव सिंह थे उनको भी मिला। तो ये एक कहानी है, कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। वास्तविकता है जो जी। मैंने आपको बताई, और मैं आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये और इस अवसर पर जब आप यहाँ इंदौर में आए हुए हैं, तो आपने ये जानकारी लेने के लिए मुझे कहा, जी। और मैं समझता हूँ कि अ, बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं पत्रकारों के साथ, जी। जो कि इतनी तैयारी से आते हैं, और आप जैसे बहुत तैयारी से आए हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जी, आपको बहुत-बहुत जो भी धन्यवाद कुछ सर। हुआ वो और इसमें कहीं कोई कई बार लोगों के मन में एक संदेह होता है, लेकिन हमने तो वो संदेह खत्म कर दिया, जब खुद ही वो पहले थानेदार को मारा, जी। जो हमारा उस क्षेत्र का थानेदार था, उसको इन्होंने मारा। उसके बाद इनको जब हम लोगों ने घेरा, तो ये पहले इनने गोलियाँ चलाई। जब इनने गोलियाँ चलाई तो आत्मसमर्पण किया, उनको कहा गया तो नहीं हुए। नहीं किया। तो फिर हम लोगों को भी गोली चला के और उनको समाप्त करना पड़ा। जी, यानी कुल मिला के देखा जाए तो हमने पूरी कोशिश की कि बदलाव आए, जी लेकिन हाँ, बदलाव नहीं आया और नहीं, अंत में बदलना पड़ा बट हमको। और लेकिन और उस इस एनकाउंटर के बाद धीरे-धीरे पूरे भिंड इलाके में, मुरैना इलाके में भी एक हवा फैलती है कि भाई पुलिस बहुत तेज़ सतर्क है, पुलिस वालों के पास ऐसे लोग हैं कि वो उनके साथ मुखबिरी भी अच्छी करते हैं लोग, इसलिए आप लोग बेहतर ये होगा
कि अब आप ये धीरे-धीरे आत्मसमर्पण करें। जी। तो फिर वो विनोबा भावे जी का एक मिशन आया था, आपको शायद याद होगा, कि रुस्तम जी साहब ऐसे थे कि वो चाहते थे कि ये नहीं कि केवल आप जाके गोली से मार के ख़त्म करें। जी। उन्होंने एक अभियान शुरू किया, आवाज़ अखबारों के माध्यम से फैलाई कि भई जो आत्मसमर्पण करेगा, हम उसको आत्मसमर्पण के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है, तो आपको शायद याद होगा कि विनोबा भावे के वक़्त में करीब 25-50 डकैतों ने आत्मसमर्पण भी किया और धीरे-धीरे फिर वहाँ उस क्षेत्र में बेहड़ भी सरकार ने शुरू किए, जो बेहड़ों के कारण क्या होता था कि पहाड़ी छोटी-बड़ी होती थी, वो छिप जाते थे, तो फिर उस पे गोली नहीं मार सकते थे आप। जी, जी। उसको भी समतल किया कई जगह पे और आज आप जानते हैं कि इस वक़्त भिंड मुरैना का जो क्षेत्र है, वहाँ करीब-करीब कोई भी डकैती या इस तरह के अब तो बहुत कार्य अच्छा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर संपन्न हो हो गया। गया है। सर एक प्रश्न मेरा था क्योंकि आपके बारे में इतना पढ़ रहा था, इतना देखा और सारी चीज़ें बताई गई मुझे। जी, तो क्योंकि आज सैनिकों का दिन है कहीं न कहीं। तो जैसे आपने आईपीएस भी रहे हैं जी, आप आईजी भी रहे हैं, जी, आप सेना में भी रहे हैं, आपने भारत के बाहर कई दूतावासों में भी जी, देश को जी, रिप्रेज़ेंट किया जी है हाँ, और इंदिरा गांधी जी के साथ कई फ़ोटोज़ आपके देखे गए हैं। जी। यानी आपने वो सारी चीज़ें जो जीवन में होती है एक बड़े अफ़सर के रूप में, वो सारे कार्य आपके द्वारा किए गए हैं। आपको सबसे अच्छी जो सर्विस होगी, वो कौन-सी लगी? देखिए साहब, ये जो आपने बात कही, बहुत सही बात कही है जी, कि बहुत कम पुलिस ऑफ़िसर्स को ऐसे अवसर मिलते हैं। ऐसा कुछ सौभाग्य कहें या समय कहें कि मेरे बेटे विक्रम का जब वो 7 साल का था तो मैं एक ज़िले में एसपी था। ये सब कार्रवाई के बाद मैं रायगढ़ ज़िले में एसपी पोस्ट किया गया था जी, और वहीं पे ये दुर्भाग्य से ये घटना हुई कि किसी के घर में गए और वहाँ उनके घर के ऊपर से हाई टेंशन लाइन 11,000 वोल्ट की गाँव में जाती थी। तो उनके बच्चे जिनके घर में गए, वो इन्हीं के एज ग्रुप के थे, तो वो उसमें गार्ड वायर लगा रहता था। मतलब वो जी, गार्ड वायर में बिजली नहीं होती है, वो सिर्फ़ इसलिए लगा रहता है कि कभी वो हाई टेंशन लाइन किसी तरह से नीचे ना आए, तो वो गार्ड वायर लगा रहता था कि उसमें रुक जाती है। वो गार्ड वायर इस लेवल पे होता था कि वो बच्चे उसको चढ़ के झूल लेते थे और छोड़ देते थे। दुर्भाग्य से उस दिन विक्रम और हमारा बड़ा बेटा दोनों गए उनके घर में और वो छत पे ले गए उनके बच्चे और विक्रम थोड़ा-सा ज़रा हिम्मती ज़्यादा और जी, शैतान ज़्यादा थे, तो उनका देखा-देखी इनने भी वो गार्ड वायर पे झूलने लगे और थोड़ी देर में उन्होंने गार्ड वायर छोड़ दिया, ये पकड़े हुए थे। तो गार्ड वायर में थोड़ा-सा तनाव रहता है, उस तनाव में ये खींच के ऊपर गए तो हाई टेंशन लाइन 11,000 वोल्ट की जो थी, जी। उसका करंट आ गया अरे बाप और वो करंट ने इनका हाथ यहाँ तक का समझिए बिल्कुल झुलस गया। उस बाकी तो बच गए ये, रे! जी, नहीं तो ये हो सकता था कि ये बचते सही भी नहीं। बात है। बहुत ज़्यादा तो वो दुर्भाग्य से एक ऐसा मौका आया क्योंकि उसके बाद आपने देखी होगी कि हम लोगों ने उस बच्चे को भी विक्रम को इस लायक बनने में पूरी मदद की कि वो आज भी आपने देखा है कि जितनी उसकी हिम्मत है, आज वो करीब 52 साल का है। जी, पहला व्यक्ति है जो कि कार चलाने की लाइसेंस उसका शुरू से कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता था। जैसे हम लोग विदेश पोस्टिंग भी रहे, तो ये मौका आया बॉम्बे में मतलब आपने बात शुरू की इसलिए मैं मिसेस गांधी का भी ज़िक्र आया तो वो बताना चाहूँगा जी, कि जब ये हादसा होने के बाद इनके दोनों हाथ जल गए तो काटने पड़े। तो वो एक जो कार्रवाई हुई थी वो भी बम्बई लाके हुई और बम्बई में ही मेरी पोस्टिंग की गई। सीआईएसएफ में चला गया मैं। जी। एक संस्था सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो कि आजकल एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट भी पे है। उस दिखती है। ज़माने में एयरपोर्ट पे नहीं थी। वो ऐसे संस्थानों में थी जहाँ पे भारत देश के कोई बड़े-बड़े संस्थान थे जैसे बेलाडीला में माइंस हैं, पोर्ट ट्रस्ट गोवा में है, इस तरह की जगह पे सीआईएसएफ लगी थी तो मैं वहाँ का ग्रुप कमांडेंट था। मतलब मेरा एरिया में छत्तीसगढ़, बैराडीला वगैरह, पन्ना डायमंड माइंस, जी, गोवा का पोर्ट ट्रस्ट और और कुछ इस तरह की संस्थाएँ आस-पास जो थी, वहाँ जो सीआईएसएफ होती थी वो पूरी का मैं हेड था, जी, ग्रुप कमांडेंट कहलाता था। तो उस नाते मुझे काफ़ी बाहर जाने का अवसर मिलता था, दौरा करता था एंड दैट इज़ द टाइम जब हमने विक्रम जी का बॉम्बे में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर हाजी अली पे है। जी, मतलब वो केंद्रीय सरकार ने एक ऐसा संस्थान बनाया था या हॉस्पिटल बनाया था, जहाँ ऐसे ही केसेस की वो सेवा करते थे या वो उनको ट्रेनिंग देते थे कि भाई किस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। जैसे होता था ना कई बार आज भी कि कोई बहरा हो गया है तो उसके लिए आप वो जी, इक्विपमेंट देते हैं, कोई बेचारा लूला लंगड़ा हो जाता है तो उसको आप चलने के लिए पैर लकड़ी वो जयपुर फुट कहलाता था, एक लकड़ी के पैर बन जाते थे और जयपुर में कोई व्यक्ति थे जिन्होंने ये मदद करना शुरू की क्योंकि फ़ौज में लोग कई लोग थे जिन्होंने कि ब्लास्ट हुआ तो पैर उनका जी, कट गया था। तो वो जो सेंटर था बॉम्बे में हाजी अली के ऊपर,
वहाँ विक्रम की ट्रेनिंग होती थी और मेरी पोस्टिंग बॉम्बे हो गई थी। तो एक ऐसा अवसर आया जब मिसेस गांधी जैसे यूजुअल तौर पे दौरे पे जाती हैं, वो सेंटर में उनको भी इनवाइट किया था। वो और भी काम से बॉम्बे आई थी और उसके साथ-साथ केंद्रीय सरकार के किसी लोगों ने कहा होगा कि मैडम ये जो सेंटर है जहाँ विकलांगों के लिए ट्रेनिंग होती है, जी, वो भी आप विज़िट करिए। तो वो ट्रेनिंग सेंटर हाजी अली पे है, यानी हाजी अली का जो दरगाह है समुंदर में इस तरफ है, ये सामने जो मैदान है वहाँ पर बना हुआ है। अब हमारी पत्नी भी चूँकि बहुत चिंतित रहती थी कि विक्रम के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उसको कैसे, तो उनने सब जगह बात-वात की थी, तो सब जगह से ये बताया गया कि इस तरह के केसेस हिंदुस्तान में इतनी सुविधा नहीं है, जी, या तो लंदन में है या जर्मनी में है। तो वो हमेशा इस बात से चिंतित रहती थी कि कैसे करके हम लंदन चले जाएँ जी, या जर्मनी चले जाएँ। तो ऐसा कुछ संयोग था कि जब मिसेस गांधी आई तो वो उस सेंटर में गई जो मैंने आपको ज़िक्र किया, जहाँ पे विकलांग बच्चों के बारे में ट्रेनिंग होती थी। जी, तो उन बच्चों में विक्रम भी एक थे। अब हमारी वाइफ़ साथ में गई, मैं तो ऑफ़िस में था, मतलब मैं अपना ऑफ़िस छोड़ नहीं सकता था क्योंकि वो हमारे जी, प्रोटोकॉल जो होता है उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो वो जब आई आई वहाँ पे मिसेस गांधी, तो हमारी वाइफ़ तो बिल्कुल तैयार होके आई थी कि आज मिसेस गांधी से हमको मिलना ही है जी, और उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि देखिए हमारा ये बेटा है, इसको रिहैबिलिटेशन के लिए लंदन में या जर्मनी में ही सुविधा ऐसा बताया गया है। और हमारे हस्बैंड आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको कि एक दो बार पोस्टिंग और कोशिश की गई थी, तो वो ऐसे कंट्रीज़ में हो रही थी जैसे नेपाल में या रशिया में या कहीं इस तरह की कि जहाँ वो आर्टिफिशियल लिम्स की सुविधा नहीं थी। तो ये तैयारी में थी कि कोई मौका लग जाए, तो जैसे ही वो पता लगा कि वहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिसेस गांधी आ रही हैं, जी, तो हमारी वाइफ ने अपने आप ही उनका इनिशिएटिव, कभी आपने उनकी फ़ोटो देखी होगी जी, वहाँ, देखिए, कि जी, वो बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार थी और ख़ास तौर से विक्रम के लिए। तो वो पहुँच गई उसी सेंटर में जहाँ मिसेस गांधी आई थी। अब जैसे बड़ा सा हॉल था, वहाँ मिसेस गांधी बच्चों को देख रही थी, उनकी ट्रेनिंग क्या हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, उसमें विक्रम भी साथ में कहीं थे। तो बीच में करीब 15-20 मिनट, आधे घंटे ये सब होने के बाद एक कोने में वाइफ़ भी खड़ी थी। उन्होंने कोशिश बल्कि ये की थी कि अगर मिसेस गांधी को खबर हो सके किसी बड़े अधिकारी की पत्नी से, तो और अच्छा रहेगा। तो वहाँ जो गवर्नर थे बॉम्बे में, उनकी पत्नी से ज़रूर 8-10 दिन पहले वाइफ़ मिली हुई थी कि आज यहाँ आने वाली है मिसेस गांधी, अगर आप थोड़ा-सा मदद कर देंगी, तो हम उनसे मिल लेंगे। लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ कि गवर्नर की वाइफ़ भी खड़ी हैं, हमारी वाइफ़ भी खड़ी हैं एक कोने में। मिसेस गांधी अपना सब बच्चों को देख रही थी, देखते एक जगह रुकी, तो वहाँ बॉम्बे में उस ज़माने में नारियल पानी एक अलग से जी, जी, पीने के लिए बड़ी अच्छी परंपरा थी, तो उनको लाके नारियल पानी दिया, तो उन्होंने ले लिया। नारियल पानी जैसे ही पीना शुरू हुआ, तो हमारी वाइफ़ ने कहा कि अब यही अवसर है कि वो थोड़ा-सा खाली है, जी, तो वो करीब 10-15 कदम दूर थी, वो जाके खड़ी हुई उनके पास और उनसे कहा कि मैडम मैं आपका 2 मिनट मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है। तो पहले तो मिसेस गांधी ने जिस तरह से कहा, मैं तो अपने ऑफ़िस में था, ये सब वाइफ़ से ही सुना मैंने। जी, तो मुझे नहीं मालूम था क्या बातचीत हुई, लेकिन जैसे ही वो मिसेस गांधी के पास गई कि मैं मैडम मुझे आपसे 2-5 मिनट का समय चाहिए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि आप देख रही नहीं हैं कि मैं कितनी बिज़ी हूँ, मेरे को सब बच्चों से भी मिलना है, फिर से बकाया है और मैं बस ये नारियल पानी ला के दिया गया है, तो मैं इसके बाद अब उसी बीच में मिसेस गांधी का थोड़ा तेवर सख्त होते थे, जी, तो उनने अपने कोई उनके साथ जो रहता था, उसको आवाज़ दी कि मेरा चश्मा चाहिए। ये सारी चीज़ मेरी वाइफ़ ने नोट की, देखी, तो वो जो बैग लेके आया तो मिसेस गांधी का बैग में उनको मालूम होता था कि बैग में कहाँ रखा है चश्मा। अब उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो चश्मा ठीक से रखा नहीं गया था, तो वो माँ इधर-उधर बैग में हाथ डाल रही थी, तो बहुत गुस्सा हो रही थी। तो उनका मूड थोड़ा दिख रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद भी हमारी वाइफ़ ने कहा नहीं हम तो जाएँगे। गवर्नर की वाइफ़ तो कहने लगी कि अब उनका मूड ख़राब हो रहा है, मैं तो हिम्मत नहीं करूँगी कि मैं आगे जाऊँ। तो वो हमारी वाइफ़ ने कहा नहीं मैं खुद जाऊँगी। तो जो वो गई उन्होंने कहा कि मैडम मुझे आपसे 2 मिनट, तो उन्होंने कहा आप देखती नहीं हैं मुझे कितना काम है और मैं तो जल्दी में हूँ, मुझे जाना भी है। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम ये बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा ज़रूरी बात क्या है? तो हमारी वाइफ़ ने कहा कि मैडम ये विक्रम के रिहैबिलिटेशन के बारे में है। तो उन्हें 10 या 20 सेकंड रुकी, बोली विक्रम कौन है आपके?
तो उन्होंने कहा मैडम वो मेरा बेटा है। जैसे उन्होंने कहा कि वो मेरा बेटा है तो उनके तेवर बदल गए और उन्होंने कहा कि तो आप क्या चाहती हैं? क्योंकि विक्रम उस जितने ग्रुप में बच्चे वहाँ थे जी उनमें सबसे ज़्यादा आकर्षण विक्रम का ही था, क्योंकि वो खेल रहे थे मस्ती जैसे अभी भी है। उनने वहाँ और बच्चे तो बेचारे डरे हुए थे, कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो डर के चुपचाप बैठे हुए हैं। विक्रम जो थे बड़े चुस्त थे, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे थे। तो मिसेस गांधी के दिमाग में इस बच्चे के बारे में एक इम्प्रेशन अच्छा आ गया था। जी तो जब वाइफ से पूछा कि आप कौन हैं विक्रम, आपसे आपका क्या रिश्ता है, ऐसा कुछ पूछा, तो उन्होंने कहा वो मेरा बेटा है। तो उन्होंने कहा अरे आपने ऐसा बताना चाहिए था ना। तो अब आप एक काम करिए, हम पुलिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, जी आप वहाँ आ जाइए, वहाँ बात करेंगे। बस इतना पर्याप्त था। वाइफ को भी, तब वाइफ ने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने कहा भाई मैं तो अब दूर ही रहूँगा, मैं तो सर्विस में हूँ, इसलिए मैं आमने सामने तो नहीं आऊँगा, लेकिन हाँ तुमको मैं कार लेके गया, उनको ले जाके गेस्ट हाउस में छोड़ा। जी अब गेस्ट हाउस में उन्होंने ये कहा कि क्या होता था कि प्राइम मिनिस्टर जब भी कहीं जाते हैं तो उनके साथ एक डॉक्टर हमेशा रहता है, शायद आपने ध्यान दिया जी होगा। जी तो डॉक्टर, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो वहाँ थे गेस्ट हाउस में। तो वाइफ को उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि गेस्ट हाउस आ जाइए, वहाँ डॉक्टर हैं, आप उनसे बात करिए। फिर ये मिसेस गांधी यहाँ सब देख दाख के ये भी पहुँच गई वहाँ। अब वो डॉक्टर से हमारी वाइफ ने पूरी बात की और उनको बताया और विक्रम को ले गई। तो डॉक्टर ने तब तक देख दाख लिया था। उसके बाद उनके साथ एक आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी भी साथ में रहता था, वो भी वही था। तो जब मिसेस गांधी लौट के उस गेस्ट हाउस में आई तो डॉक्टर ने जाकर उनको बताया कि मैडम मैंने देखा है उनका केस, जो बेटे का, वो है तो ऐसा एक्सट्रीम केस है क्योंकि दोनों हाथ उनके काटने पड़ गए और हिंदुस्तान में कोई ऐसी सुविधा नहीं है, नहीं है जी इसलिए ये जो कि चाहती हैं वो सुविधा एक रोहिम्पटन नाम की जगह इन्होंने निकाली थी किताबों से। तो उन्होंने कहा मैडम ये सुविधा एक तो लंदन में है और एक सुविधा जर्मनी में। तो ये सुना जब मिसेस गांधी ने तो बिल्कुल उनका जैसे मदर होती है ना, मदर का दिल जैसे पसीज जाता है। जी उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, आप एक काम करिए, हमारी वाइफ से कहा कि आप हमारे सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करिए, क्योंकि आपका अगर ये तय हो रहा है कि इनका इलाज लंदन में या जर्मनी में होगा, तो मतलब ये होगा कि आपको वहाँ भेजना पड़ेगा। कैसे भेजेंगे? तो वाइफ ने कहा कि हमारे हस्बैंड आईपीएस ऑफिसर हैं और यही है आजकल पोस्टेड। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, उनको भी बुला लीजिए। और अपने सेक्रेटरी से कहा, वो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे जी साउथ के, शायद तमिलनाडु कैडर के थे या बेंगलोर के थे। तो उन्होंने उनको बुला के कहा कि देखिए आप इनसे, इनके हस्बैंड से बात करिए और देखिए कि इनके बेटे के इलाज के लिए क्या व्यवस्था अपन विदेश में कहाँ कर सकते हैं। तो मुझे फ़ोन आ गया, तो मैं तो पास में कहीं था, गया जी था, बाहर रुका हुआ था, मैं पहुंच गया। अब वो जो राजमणि नाम था आईएएस ऑफिसर का, राजमणि साहब ने मन्ना से पूछा, मैं भी थोड़ा दूर खड़ा था, उनसे पूछा आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैडम वो एक आईपीएस ऑफिसर है और हमको ऐसा पहले बताया गया था कि लंदन में भी एक आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट हुआ करती थी जो अभी आजकल वैकेंट खाली है। जी उसके पहले कोशिशें भी की गई थी, तो उनको, हमारे हस्बैंड को कहा गया कि आप नेपाल चले जाइए, आप यहाँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने कहा हम वहाँ कैसे जाए, हमको तो या तो लंदन जाना है या जर्मनी। तो वो राजामणि जो थे, उनको जब वाइफ ने बताया कि मेरा, उनके हस्बैंड जो है आईपीएस ऑफिसर हैं और एक पोस्ट खाली है लंदन में, तो राजामणि ने नोट किया और उसने कहा फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, यू डोंट वरी, वी विल हेल्प यू। सब उसके 7 दिन के बाद, 7th day, I get an order that VK Agnihotri IPS is posted on a diplomatic assignment as First Secretary Protocol in the High Commission of London। लंदन वेरी नाइस तो वो फर्स्ट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल का काम था, मतलब वो वहाँ जाकर के आपको या तो आईजी नहीं कहते, डीआईजी नहीं कहते, वो फर्स्ट फर्स्ट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सेकंड सेक्रेटरी, थर्ड सेक्रेटरी, इस तरह के होते हैं, या फिर वो और सीनियर पोस्ट पे आते हैं। तो साहब हमारे को 7 दिन में 8 दिन में ऑर्डर आ गया कि आप लंदन जाना है आपको। तो एक तो रिलीफ भी हुआ, फिर लंदन पहुंच गए, फिर बाकी तो स्टोरी आपको शायद विक्रम ने जी पसंद जी आई पूरी थी। स्टोरी। और सर मुझे बड़ा अच्छा भी लगा था जब स्टोरी पूरी सुन रहे थे। और क्योंकि हमारा शो का टाइमिंग बड़ा कम होता है, तो आपसे मैं फिर कभी एक बार और मुलाकात करना जरूर चाहूँगा जरूर, और पूरी स्टोरी हम नहीं जानेंगे। लेकिन आई होप कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है नहीं, हमारा। जो मुझे लगता है जो जानकारी हमारी जनता को चाहिए थी, हम्म। खास करके क्योंकि आज जो दिन है, वो दिन हम चाहते हैं कि वो दिन के बारे में हमको पता चले और आपसे वो वास्तव मिला है। सर अभी का जो यूथ है, वो यूथ आपको पता है किस तरफ जा रहा है, क्या चल रहा है माहौल अभी देश के जी अंदर। जी, तो इस सेशन को समाप्त करने से पहले एक संदेश मैं युवाओं के लिए आपसे चाहता हूँ।
देखिए ये ज़रा है तो मुश्किल सवाल आपने जो किया है, बिकॉज़ आज का जो यूथ है, युवा वर्ग है, वो खुद भी इतना समझदार हो गया है। जी, क्योंकि आज माहौल, दुनिया भर का जो माहौल है, वो आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से या डायरेक्ट उनके भी संबंध हैं। जी, तो आज का युवा जानता है कि उसके लिए क्या सुविधाएँ कहाँ पर उपलब्ध हैं। जी, तो वो सुविधाएँ उपलब्ध हैं वहाँ तक तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। केवल उसको चैनलाइज़ करना या उनको वहाँ तक पहुँचाने में शायद सुविधाएँ जो होनी चाहिए वो अपने देश में नहीं है। नहीं है, जी, कि जैसे आप अगर, या उदाहरण के तौर पर कोई भी ये सोचता है कि मैं इंजीनियर बनूँ या मैं डॉक्टर बनूँ या मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनूँ, मैं ऐसे केसेस को डील कर सकूँ, तो उसके पास ये जानकारी आने के लिए कोई ऐसे साधन नहीं है। जी, जी, तो जिस तरह से ये जहाँ पे मेरे बेटे को मिसेस गांधी मिली, जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही वो सेटअप है, आज भी शायद वो चल रहा है, कि वो केवल ऐसे प्रकरणों के लिए इलाज करता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप है, और जी, उनको सलाह देता है कि कहाँ जाना चाहिए। तो मेरी सलाह, मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि अपने देश बहुत बड़ा देश है, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, पूर्व से पश्चिम तक। तो ये सुविधाएँ जो हैं, इन सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिसाइज़ करें, लोगों के ज्ञान में लाएँ, जी, जी, तो उससे आज का जो युवक है, वो कुछ ना कुछ अपने लिए उसका फ़ायदा उठाएगा, ज़रूर, कुछ ना कुछ जी, वो अपने लिए संसाधन इकट्ठा करेगा। लेकिन अभी उसको चूँकि जानकारी नहीं है, तो वो जो भी है उपलब्ध है, उसी के आधार पर बेचारा चलते-चलते फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी गलत रास्ते पे चला जाता है। सही बात है। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत अमूल्य समय, नहीं, क्योंकि ये नहीं। एक प्राउड मोमेंट है कि किसी आईपीएस ऑफिसर के साथ बैठना, लेकिन उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि एक भारतीय सैनिक के साथ बैठना, जिसने उस समय पे जब देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सैनिकों की, उस समय आपने इतना सहयोग किया देश का, और हमें आप पे बहुत गर्व है। नहीं, नहीं, और ऐसा हमारे नहीं है। चैनल आज खुद गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि आज तक हमारे यहाँ पे कई सेलिब्रिटीज़ आए हैं। जी। मैंने कई बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू किया है, सुनील पाल से लेके हर बड़े अभिनेता, नेताओं का। लेकिन आज का जो दिन मुझे लग रहा है मेरे दर्शकों के लिए कि ये दिन मेरे लिए प्राउड मोमेंट रहेगा कि चलिए एक हम तो सैनिक के साथ हम बैठे हैं। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, नहीं साहब, जी, ये तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आपके पास जो अनुभव है, अगर आप वो अनुभव को आम लोगों के साथ नहीं शेयर करेंगे, जी, तो अपना जीवन तो आपने अच्छा सँवार लिया, लेकिन आपने समाज के लिए कुछ नहीं कुछ किया। नहीं किया। बिल्कुल। ये मेरे मन में सोच रहती है। तो हम तो पूरी कोशिश, और यही आपने देखा होगा मेरे बेटे ने भी ये पूरी जी, तरह से अनुभव है उसको, कि वो हर एक को सलाह देता है, और बड़े खुल के सलाह देता है, किसको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन-सी पढ़ाई करनी चाहिए, कौन-सी पढ़ाई में आगे उसको अच्छा अवसर आएगा। क्योंकि आजकल एक जो लोगों के मन में है कि सर आईएएस, आईपीएस बनना है, तो आप पढ़ाई कर आके यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए। और जी, वहाँ बेचारा गया, तैयारी से नहीं गया, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर उसका बिल्कुल। हौसला हौसला ख़त्म हो जाता है। तो ख़ैर, आप लोगों की तरफ से भी मैं आपको इस बात से धन्यवाद देना चाहूँगा जी, थैंक यू कि सर। आपने इस तरह से कि जो संरचना की है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, कि जी, समाज केवल एक से नहीं चलता है, समाज सब लोगों से मिल के आगे बढ़ता है। जी, और आप लोगों का योगदान, क्योंकि आप जब ये सब चीज़ें करने के बाद इसको लोगों तक पहुँचाएँगे, व्हाटएवर मोड, मे बी ऑन प्रिंट मैटर हो, चाहे ऑडियो विजुअल हो, आप जब पहुँचाएँगे तो अपने आप उसका फ़ायदा आम लोगों को मिलेगा। इसलिए जी, मैं बधाई आपको ज़्यादा जी, देना चाहता बहुत-बहुत हूँ, धन्यवाद आपके सर। चैनल को ज़्यादा देना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप लोग बड़े इस बारे में आज के विचारों पर चल रहे हैं, तो इसलिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जी, आपको। थैंक यू सो मच सर। मतलब हम बड़े गौरवान्वित हैं सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, मैं आई एम सो हैप्पी, और मैं तो हमेशा ये सोच के चलता हूँ कि जहाँ भी आपको अवसर मिले, आदमी को सही रास्ता बता दीजिए, जी, बिल्कुल। भटकने मत दीजिए उसको। ज़रूर सर, ज़रूर। यही हमारा उद्देश्य रहता है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी।